जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है दीपक और आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस चाणक्यस एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग, जो कि हैं 3 एंड 4 जुलाई के। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पीरियड्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इन जो हिस्टोरिकल पीरियड्स है ना, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब रहता है कम से लेके ज्यादा, मतलब स्टार्टिंग से लेके तो एंड तक, मतलब अभी तक। ओके, तो फर्स्ट देखिए, चालकोलिथिक एज। क्या लगता है चालकोलिथिक एज पहले आई थी, आयरन एज पहले आई थी, महाजन पदार्थ पहले आए थे। इसका मतलब ये है कि आपको इनको एक बार मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले कौन आया था, उसके बाद में कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस फॉर्म में अरेंज करना है। ऑप्शन देखिए 1 2 3, 2 3 1, 3 2 1 या 2 1 3। अब देखिए, 4000 ईयर ओल्ड सेटलमेंट फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन इन ओडिशा। मतलब 4000 साल पुरानी, मतलब आप बोल सकते हो कि 2000 बीसी बिफोर क्रिस्ट मतलब होने वाली सेटलमेंट्स कहाँ पे मिली है, ओडिशा में मिली है। और जिसमें मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें इनको मिली है जो कि बहुत ज्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ क्या करती हैं, मैच करती हैं। अब देखिए इसमें डिस्कवरीज क्या क्या है। सर्कुलर हट, मतलब ऐसे गोल हट आप बोल सकते हो कि छोटे छोटे जो घर रहते हैं गोल राउंड इसमें। उसके साथ साथ ब्लैक ऑन रेड पेंटेड पॉटरी, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, रेड स्लिप्ड वेयर एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें इनको क्या मिली है, यहाँ पे एक्सकेवेशन के दौरान मिली है। अब ये ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन एंड साउथ एशियन स्टडीज ने पहले ये खोजा है, और अब ये क्या कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से क्या मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, ताकि ये इससे और डीपर क्या कर सके, एक्सकेवेशन कर सकें, और इसमें जो जो सारी चीजें हैं वो ये ढूंढ सकें। अब उसके साथ देखिए इनको क्या क्या मिला है। नेचुरल मटेरियल सच एज पॉटरी स्पेसिमेंट मिले हैं, रेड वेयर, टेराकोटा के ईयर स्टड्स मिले हैं, बैंगल्स मिले हैं, आपको पता होगा बैंगल जिसे हम चूड़ियां कहते हैं, बीड्स मिले हैं, एंड सम कॉनिकल ऑब्जेक्ट्स वेर आल्सो डिस्कवर्ड। तो इससे पता चलता है कि लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल हैड बीन इंक्रीज, मतलब जो लाइफस्टाइल थी पीपल की वो अर्बनाइज थी। लोग रूरल वे में नहीं रहते थे, लोग अर्बन वे में रहते थे, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा ट्रेड भी करते थे। तो देखिए जो पहले हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन मिला है वो कहाँ मिली थी हमें, सिंधु घाटी सभ्यता हम जिसे कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो हमें पाकिस्तान और हरियाणा पंजाब के बॉर्डर एरियाज में मिली थी। लेकिन ये बिल्कुल भी अलग है क्योंकि ये कहाँ मिली है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिली है। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस इसमें कौन कौन से टाइप के, कौन कौन से पीरियड्स के मिले हैं। तो देखिए चालकोलिथिक पीरियड, अब आपको पता होगा चालकोलिथिक पीरियड में कॉपर सबसे ज्यादा क्या था, फोकस में था। उसके साथ साथ चालसीडोनी की टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा फोकस में थी। उसके बाद आयरन एज, जो कि है 10,000 to 400 बीसी। तो देखिए सबसे पहले चालकोलिथिक एज है, उसके बाद है आयरन एज। आयरन एज में आयरन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ा था। आपको पता होगा आयरन को ऋग्वेदिक में क्या कहा गया है, अयस कहा गया है। क्या कहा गया है, अयस, AYAS। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, जिसमें अथर्ववेदा में से श्याम अयस और लोहित अयस भी कहा गया है। तो अगर ऐसी टर्म्स अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर में आती हैं तो आपको इन सब के बारे में पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद आते हैं महाजन पदार्थ, तो इसका आंसर क्या है, A 1 2 and 3। ओके, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ग्रीन पास रिसेंटली सीन इन मीडिया रेफरेंस इज यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ। ग्रीन पास या ग्रीन पास, ये मीडिया रेफरेंस में बार बार दिखाई दे रहा है रिसेंटली, तो ये किसके कंटेक्स्ट में यूज होता है। ए देखिए, कंट्रीज हैविंग लेबर फ्रॉम ग्रीन इंडस्ट्रीज, ऐसी कंट्रीज जिनका जो लेबर आता है ना वो ग्रीन इंडस्ट्रीज में काम करता है। या बी, अलोइंग ट्रैवल टू कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर स्पेसिफाइड वैक्सीन, मतलब ऐसी स्पेसिफाइड वैक्सीन को यूरोपियन यूनियन में क्या करने दिया जाएगा, ट्रैवल करने दिया जाएगा, जिसने स्पेसिफाइड वैक्सीन ली होगी। या सी, पास फॉर एनर्जी जनरेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, अगर आपको एनर्जी जनरेशन करनी है डेवलपिंग कंट्रीज में तो उस पर जो पास लगता है, जो पासपोर्ट लगता है, पास को और पासपोर्ट का मतलब ये है जो वो अलो करता है, जो आपको क्या करता है, वहां से जाने के लिए अलो करता है, दैट इज कॉल्ड एज पास और पासपोर्ट। या डी, यूएनएफसीसी मैकेनिज्म टू अलो कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग की आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो यूएनएफसीसी का जो मैकेनिज्म है उसे क्या ग्रीन पास कहा जाता है। तो देखिए अनजस्ट ग्रीन, इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू मॉनिटर डिस्क्रिमिनेशन इन वैक्सीन पासपोर्ट इशू। अब आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन ने एक वैक्सीन पासपोर्ट डिजिटल सर्टिफिकेट नाम की क्या लाई है, एक टर्म लाई है, जिसके थ्रू क्या होगा, जिन जिन वैक्सीन को यूरोपियन यूनियन स्पेसिफाइड करता है ना, परमिशन देता है, उनको क्या मिलेगा, ग्रीन पासपोर्ट मिलेगा।
और डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, वो कंट्रीज और जिन जिन लोगों ने वो वैक्सीन ली हैं उनको क्या मिलेगा, वहां पे ट्रैवल करने की परमिशन मिलेगी। तो देखिए इसका आंसर क्या है, अलोविंग ट्रैवल टू कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर स्पेसिफाइड वैक्सीन। तो देखिए यूरोपियन यूनियन ना चाइना की, रशिया की और इंडिया की वैक्सीन छोड़ के जो भी यूरोपियन यूएस की वैक्सीन थी और उसके साथ साथ जर्मनी और ब्रिटेन की वैक्सीन थी, जिसमें मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, ऐसी बहुत सारी वैक्सीन थी, उन सबको उन्होंने मान्यता दे दी। लेकिन इंडिया की वैक्सीन को, चाइना की वैक्सीन को, रशिया की वैक्सीन को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी। मतलब इंडिया के लोग, चाइना के लोग वहां पर ट्रैवल करने नहीं जा सकते हैं। तो फिर इंडिया ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया और ऑब्जेक्शन उठाया और कहा कि ये ना एकदम रेसिस्ट डिसीजन है और बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। इसीलिए हम भी क्या करेंगे, हमारा भी ऐसा एक पासपोर्ट है जिसके तहत जो जो कंट्रीज इंडिया को आने नहीं देगी ना, पासपोर्ट नहीं देगी, ग्रीन पासपोर्ट, हम उन कंट्रीज को हम पासपोर्ट नहीं देंगे। इसका मतलब यूरोपियन यूनियन की कोई भी कंट्रीज के लोग इंडिया में ट्रेवल नहीं कर सकेंगे। तो ये जैसे ही इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया, 7-8 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने क्या दे दी, इंडिया की जो कोविशील्ड है ना उसे मान्यता दे दी। कोवैक्सीन को अभी तक इन्होंने मान्यता नहीं दी है, कोविशील्ड को, जो कि डब्ल्यूएचओ ने भी कोविशील्ड को मान्यता दे दी है, तो उन्होंने क्या किया, कोविशील्ड को मान्यता दे दी। अब इनका कहना है कि ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी जो काम है, आप वैक्सीन की जो इसमें ना कीजिए, जितना हो सके आप क्या कीजिए, इक्वलिटी लाने की कोशिश कीजिए। कोविड के मामले में पहले ही बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो चुका है। अफ्रीकन कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज, ये कंट्रीज क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा अपेक्षा रह जाएगी। मतलब इनको क्या हो जाएगा, इनको आप ट्रैवल करने नहीं दोगे तो इनको आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ऑब्वियसली। तो इसलिए इनका इस आर्टिकल में कहा है कि आप ऐसी डिस्क्रिमिनेशन ना लाइए और ऐसी पॉलिसीज लाइए जो कि इगैलिटेरियन सोसाइटी और इक्वलिटी के बेसिस पे हो, ना कि रेसिस्ट पॉलिसी और जो कि डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड हो। ओके, इसके बाद देखिए मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, डिजिटल डेप्रिवेशन इज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी, इलैबोरेट। अब आपको बताना है, यहाँ पे इलैबोरेट करना है कि डिजिटल डेप्रिवेशन मतलब जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है, जिसको मोबाइल की लिटरेसी नहीं है, जिसको कंप्यूटर की लिटरेसी नहीं है, मतलब ये लोग भी एक प्रकार से पुअर ही हैं। देखिए पॉवर्टी के डेफिनेशन में ना पहले डिजिटल शब्द नहीं आता था, लेकिन अभी पॉवर्टी की डेफिनेशन में डिजिटल शब्द भी आने लगा है। पॉवर्टी का मतलब सिर्फ भुखमरी नहीं होता है, ओके, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होता है। अब क्या आ गया है इसमें, डिजिटल डेप्रिवेशन भी आ गया है। मतलब अगर आप डिजिटली डिप्राइव्ड हो ना, आपके पास मोबाइल नहीं है, आपको मोबाइल करना नहीं समझता है, मोबाइल से फोन पे करना नहीं समझता है, मोबाइल से राशन कार्ड को अटैच करना, आधार कार्ड को लिंक करना अगर नहीं आता है, तो आप बहुत ज्यादा वेलफेयर स्कीम से बाहर हो जाओगे, बहुत ज्यादा एजुकेशन से, हेल्थ से क्या हो जाओगे, आप डायरेक्टली बाहर हो जाओगे। और इससे क्या होगा, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का जो चक्र है वो क्या रहेगा, घूमता रहेगा। इसीलिए डिजिटल डेप्रिवेशन भी क्या हो गया है, इज वन ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी। अब इसके इंट्रो में आप पॉवर्टी के बारे में लिखोगे, अब उसमें मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच है पॉवर्टी का, कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, सिर्फ फूड नहीं होता है, हेल्थ होता है, मेंटल पॉवर्टी भी होती है, उसके साथ साथ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होना चाहिए रहता है, जिसमें गैस, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। फिर हमारे इसमें पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन में आपको पता है क्या आता है, 2400 कैलोरीज और 2100 कैलोरीज। मतलब अगर आपको दिन में 2400 कैलोरीज मिल रही हैं तो आप क्या हो, अमीर हो। अगर आपको नहीं मिल रही है अर्बन एरियाज में तो आप क्या हो, गरीब हो। तो फिर तो इस हिसाब से करीना कपूर जो है उसकी दिन की 1800 कैलोरीज ही होती हैं, वो डाइटिंग वाइटिंग करती है, तो उसके हिसाब से वो क्या है, इंडिया में गरीब है। और मेरे जैसा आदमी जो बाहर बहुत ज्यादा नाश्ता वास्ता अगर खा के आता है तो उसकी 3600 कैलोरीज हो जाती हैं, क्योंकि हम नाश्ता ये वो जो भी सारी चीजें उसमें फैट ये वो बहुत भरा भरा रहता है। तो obvious बात है क्या हो जाएगा, दुनिया का सबसे मतलब इंडिया का सबसे रईस इंसान कौन हो जाएगा, हम जैसे लोग हो जाएंगे। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है वो बहुत ज्यादा गलत मेजर्स के बेस पे बनाई गई है, जिसमें फूड, गैस, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें अभी तक नहीं ली गई हैं। इसीलिए बार बार डिमांड भी उठती है कि इंडिया की पॉवर्टी लाइन को क्या किया जाए, और भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड किया जाए। अब देखिए हमने कल एक डिजिटल रिपोर्ट के बारे में देखा था जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, जिसके हिसाब से सिर्फ 28% जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उनके पास क्या है, कंप्यूटर्स हैं, और 22% से भी बच्चों के पास क्या है, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी है, इंटरनेट है। मोबाइल फोन 22%, उससे कम लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ऑब्वियसली बात है इससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि मल्टीफेसेट द डबल जियोपार्डी ऑफ नॉट पोजेसिंग देयर ओन कंप्यूटिंग डिवाइसेस स्मार्टफोन्स एट होम।
अब इससे क्या होगा, ये बच्चे डायरेक्टली एजुकेशन से एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब ये बच्चे एक्सक्लूड हो जाएंगे एजुकेशन से, तो सबको जो एजुकेशन इक्वालिटी प्रोवाइड करने का हमारा मकसद है कि सबको समान एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, तो वो जो मकसद है वो ऑब्वियस सी बात है पूरा होगा क्या, नहीं होगा। अब देखिए पैंडेमिक के पहले ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना उसमें सिर्फ बिल्डिंग्स आती थी, स्कूल्स के जो बुक्स आते थे, मतलब आप बोल सकते हो प्लेग्राउंड आते थे, ऐसा बोल सकते हो कि जो टॉयलेट फैसिलिटीज थी, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती थी। लेकिन पैंडेमिक के बाद ना क्या हुआ है, डिजिटल चीजें भी क्या आ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गई है। इसीलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, इन चीजों में भी क्या करे, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करें इन द सेंस ज्यादा से ज्यादा इन चीजों में भी गवर्नमेंट पैसा लगाए। अब देखिए कंपैरिजन भी बताया इन्होंने, 87.84% ऑफ स्कूल्स एंड 85% इन दिल्ली हैड इंटरनेट फैसिलिटी। मतलब लगभग 85% केरला के और दिल्ली के स्कूल्स में इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, जबकि 6% ओडिशा में, 8% बिहार में, 10% वेस्ट बंगाल में और 13% उत्तर प्रदेश के स्कूल में। मतलब लगभग 90% जो पॉपुलेशन है ना वो डिप्राइव्ड है, उनके पास डिजिटल लर्निंग का कोई भी क्या है माध्यम उनके पास नहीं बचा है। इसीलिए इनका कहना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो सोशल स्किल्स बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर बच्चे को सोशल स्किल्स प्रॉपर ढंग से नहीं मिल रही है ना तो उनकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो प्रॉपर ढंग से डेवलप नहीं हो पाती है। इसीलिए आगे आने वाले समय में 5G और 4G को डाइवर्सिफाइड करके क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इंटरनेट फैसिलिटीज, स्कूल्स तक कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें क्या की जाए, पहुंचाई जानी चाहिए। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है तो बार बार आपको न्यूज में सुनाई देता है, वो आखिर कौन सा ग्रुप स्पॉन्सर्ड कर रहा है, एशियान, सार्क, ओईसीडी या एससीओ। अब देखिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे तो आंसर मिल गया, इंडिया सीज कंसेंसस बाय अक्टूबर ऑन ओईसीडी G20 ग्लोबल टैक्स डील। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर है सी, ओईसीडी G20। तो ये एक्चुअली सबसे पहले G7 ने लाया था, मैंने आपको बताया था कांग्रेस में क्या हुई थी, इसकी मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे G7 ने क्या किया था, सबसे पहले इसे मान्यता दी थी। और G7 के बाद क्या हुआ, फिर G20 ने दी, और G20 के बाद क्या हुआ, ओईसीडी ने दी। अब इनका जो मेन मकसद है ना वो है कि जो एक्स्ट्रा टेरिtoriयल मतलब जो टैक्सेस रहते हैं ना, जो लोग क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, उन टैक्स को खा जाती हैं और उस टैक्स को भरती नहीं है, मतलब ब्लैक मनी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे मनी को क्या किया जाए, डायरेक्टली मतलब कंट्री टू कंट्री उसे बचाया जाए और फिर उसे कंट्री में ही लाके क्या किया जाए। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर सब जगह पे एक ही टैक्स होगा तो कंट्रीज इधर उधर क्यों जाएगी, वो टैक्स हेवन कंट्री में क्यों जाएगी, है ना। अभी क्या होता है, कंट्रीज देखिए इंडिया में क्या है, 25% कॉर्पोरेट टैक्स है ना, तो कंट्रीज चली जाती हैं सिंगापुर में और मॉरिशियस में, वहां पे क्या है, 5% कॉर्पोरेट टैक्स है। तो वो कंट्री क्या करती है, जो अपने अकाउंट्स है ना वो सारे के सारे सिंगापुर में और मॉरिशियस में दिखाती है और फिर वो सिर्फ 5% टैक्स भरती है। अब आपको पता चलेगा कि रिलायंस ने कितना टैक्स भरा है तो आप थोड़े से हैरान हो जाओगे। लगभग आप बोलोगे ना तो उन्होंने सिर्फ 5 to 10% टैक्स ही भरा है। उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडीज ये वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती रहती हैं। इसके हिसाब से देखिए क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा कंपनीज है ना वो टैक्स नहीं पे करती है। अब इस फिनोमिना को रोकने के लिए क्या किया गया है, मिनिमम ग्लोबल टैक्स लाया गया है, जो कि ओईसीडी ने और G20 ने क्या बनाया है, इसका फ्रेमवर्क बनाया है। लगभग 130 कंट्रीज ने इसके ऊपर मान लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंट्रीज का मानना है, इंडिया भी इसको ज्वाइन करने की सोच रहा है और इंडिया का कहना है कि अक्टूबर तक हम क्या कर लेंगे, कंसेंसस बना लेंगे। ओके, कंसेंसस बना लेंगे मतलब इसके ऊपर हम सोच विचार कर लेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमें इसमें शामिल होना है या नहीं होना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, WHO has announced recently which of the following country as a malaria free status। मतलब WHO ने कौन सी कंट्री को मलेरिया फ्री स्टेटस अभी अनाउंस कर लिया है, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश या भूटान। चाइना गोज मलेरिया फ्री विथ मल्टी प्रोंग हेल्थ स्ट्रेटेजी। अब WHO ने चाइना को क्या कर लिया है, मलेरिया फ्री घोषित कर लिया है। उसके लिए लगभग 4 सालों तक आपके कंट्री में एक भी मलेरिया का केस नहीं होना चाहिए, तब जाके आपको क्या मिलता है, मलेरिया फ्री का स्टेटस मिलता है WHO के द्वारा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या है, बी, चाइना। ओके, अब देखिए चाइना ने ना बहुत ज्यादा मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी को अपनाया, जिसमें उनकी स्ट्रेटेजी का नाम 137 स्ट्रेटेजी है, जिसमें एक दिन में मलेरिया का डायग्नोस किया जाएगा, तीसरे दिन क्या किया जाएगा, उसे डिटरमाइन किया जाएगा कि वो कितना ज्यादा फैला है, और 7वें दिन तक क्या किया जाएगा, मलेरिया वहां से डायरेक्टली हटा दिया जाएगा। उसके साथ साथ 1967 में उन्होंने 523 प्रोजेक्ट भी लाया था,
जिसके तहत चाइना ने इंसेक्टिसाइड्स जो हैं, मतलब जो पानी रहता है, मतलब वाटर बॉर्न डिसीजेज जिसमें मलेरिया के मच्छरों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एकदम ग्राउंड लेवल पे क्या किया था, इसे टैकल किया था। ऐसे इसके सबसे ज्यादा जो केसेस है ना मलेरिया को, आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलेंगे, इंडिया में, बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में आपको सबसे ज्यादा केसेस मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको अफ्रीका में भी इसके बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। ओके, तो चाइना को इसमें लास्ट में इन्होंने कि किस प्रकार से चाइना को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स को दबा दिया था, इन द सेंस उनको सप्रेस कर दिया था, और डॉक्टर्स की जो वॉइस थी कोविड के टाइम पे क्या किया गया था, सप्रेस किया था। उसके साथ साथ चाइना ने जो लॉकडाउन लगाया था उसके वजह से उनके पास सेकेंड वेव नहीं आई, जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आपको सेकेंड वेव कोविड की देखने को मिली थी। तो इसीलिए डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है, चाइना के जो एफर्ट्स है ना हेल्थ के लिए, उसे डब्ल्यूएचओ बहुत ज्यादा प्रमोट और एक्नॉलेज कर रहा है, जो कि एक आप बोल सकते हो कि बीएस भी बोल सकते हो कि द हिंदू न्यूज़पेपर ना चाइना की बहुत ज्यादा न्यूज दिखाता है, चाइना को अच्छा करने की बहुत ज्यादा न्यूज़ेस दिखाता है, पता नहीं उनको पैसे मिलते हैं या क्या मिलते हैं। लेकिन चाइना को देखिए, चाइना के लिए कैसे कैसे मतलब मलेरिया फ्री स्टेटस, ऐसे इंडिया के लिए वो बहुत ज्यादा एकदम लो इसमें दिखाते हैं, लेकिन चाइना के इसमें एकदम हाई इम्पैक्ट न्यूज की तरह क्या करते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये 2015 का क्वेश्चन है। द टर्म गोल्डीलॉक जोन इज ऑफन सीन इन न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ। गोल्डीलॉक जोन आपको किस कंटेक्स्ट में दिखता है? ए, लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बी, रीजन्स इनसाइड द अर्थ वेयर शेल गैस इज अवेलेबल, जहां पे शेल गैस मिलती है। सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस। गोल्डीलॉक जोन का मतलब ऐसे जोन होता है कि जहां पे अर्थ लाइक प्लैनेट्स मिलते हैं आउटर स्पेस में। आउटर स्पेस का मतलब होता है सोलर सिस्टम से बाहर का। ओके, सर्च फॉर मेटेराइट्स कंटेनिंग प्रीशियस मेटल। क्या लगता है इसमें से इसका आंसर? गोल्डीलॉक सुपरनोवा। अब इनका कहना है कि ऐसे सुपरनोवाज भी हैं जो कि गोल्डीलॉक जोन हो सकते हैं। गोल्डीलॉक जोन का मतलब होता है ऐसे प्लैनेट्स अर्थ लाइक जो हैं जहां पे थोड़ी बहुत क्या हो सकती है, लाइफ मिल सकती है, दैट इज कॉल्ड एज गोल्डीलॉक जोन। अब इनको क्या मिला है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन कैन हैपन इन डिफरेंट वे व्हेन द स्टार नॉट लाइट इनफ टू अवॉइड कोलैप्सिंग अंडर इट्स ओन कोर एंड नॉट हैवी इनफ टू प्रोलॉन्ग इट्स लाइफ, इट डाई इन सम अदर वे। मतलब जो स्टार होता है, आपको पता है जो स्टार होता है ना वो मरता है, और उस इवेंट को कहा जाता है सुपरनोवा। अब जो गोल्डीलॉक सुपरनोवा होता है ना, जैसे कि अर्थ भी बोल सकते हो, तो इनका कहना है कि वो डिफरेंट डिफरेंट वे में क्या करता है, मरता है। कभी वो खुद के अंदर सिकुड़ जाता है, कभी उस एक्सप्लोजन से मरता है, कभी वो खुद ही के अंदर क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन प्रीलिम 2020 में पूछा गया था। बहुत बच्चे हैरान हो गए थे कि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछ सकती है, लेकिन यूपीएससी ने पूछा था। इंडियन एलिफेंट्स के बारे में ये क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। जो एलिफेंट ग्रुप का जो लीडर होता है वो फीमेल होती है। थर्ड, द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ। मतलब जो मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड, मतलब जो बच्चे को रखने का जो समय होता है वो क्या 22 मंथ का होता है। या 3, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। मतलब 40 साल तक वो काल्विंग तक रह सकती है, मतलब बचपने की एरिया स्टेज में। या फोर्थ, अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। क्या लगता है इसका आंसर? 1, 2, 2 and 4, 3 only, या 1, 3 and 4 only। सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट इन एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स फाइंड रिसर्चर्स। अब रिसर्चर्स को ये पता चला है कि जो अफ्रीकन एलिफेंट्स रहते हैं और जो एशियन एलिफेंट्स रहते हैं इनके सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन इंडियन एलिफेंट्स के ऊपर था कि इनमें सोशल स्ट्रक्चर में बताया गया है कि जो लीडर रहता है ना इंडियन एलिफेंट्स का, वो फीमेल रहती है, और जो मेल एलिफेंट्स रहते हैं ना वो मोस्टली जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाते वो किसके साथ रहते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स के साथ रहना, फीमेल्स के साथ ज्यादा से ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ओके, वो मेल्स के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट्स मेल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। ओके, तो ऐसे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियरल टैक्टिक्स, डिफरेंट डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें डोमिनेंस पोजीशन किसका आता है, यंग मेल्स का आता है, फीमेल्स का आता है, मेटिंग का टाइम पे वो किसका डोमिनेंस रहता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो देखिए इसका आंसर ए है, 1 and 2। जो लीडर रहता है ना वो ऑब्वियसली बात है इंडियन में फीमेल रहती है, और मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड 22 मंथ्स का रहता है। एलिफेंट कार्विंग तब 40 ईयर नहीं रहता है, यहाँ पे ओनली दिया है, इसलिए आप इसे डायरेक्टली भी हटा सकते हो। और केरला में सबसे ज्यादा आपको फीमेल्स इंडियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन नहीं मिलती है, वो आपको मोस्टली ना झारखंड और कर्नाटका, इन दोनों
में से एक स्टेट में आपको क्या मिलती है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।